अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग हमारे एमडीकेट सीरीज़ के अंदर आज वेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अगेन ये वाला चैप्टर हमारे एमडीकेट 2025 के सिलेबस के अंदर नया ऐड हुआ है। और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने की नहीं है, बट मैं थोड़ी बहुत बेसिक्स आपको इस वजह से पढ़ाऊँगा ताकि जब आपको बेसिक्स समझ में आ जाएंगी तब आप जो हाई लेवल पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और रेजोल्यूशन वेक्टर है उसको समझ पाएंगे। सही, तो हम लोग इब्तिदा करते हैं वेक्टर से और वेक्टर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर की डेफिनेशन समझाने के लिए मैं आपको वेक्टर और स्केलर दोनों समझाऊंगा ताकि जब आपको दोनों समझ में आ जाएंगे तो आपको और अच्छी तरह से पता चल जाएगा वेक्टर होता ही। वेक्टर हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है वेक्टर हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जिनको कम्प्लीटली समझने के लिए या फिर जिनका मुकम्मल एनालिसिस होने के लिए हमें उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। सही है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ एम्बिगुअस हो गई तो हमारे पास जो हमारा वेक्टर है ये हमारे पास ख़राब हो गया। सही, ये हमें अब हमारी क्वांटिटी हमें पता नहीं चली। अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूं तो एक बड़ी बचकानी सी मिसाल दे रहा हूँ मगर होपफुली इससे आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है अली। अली का नाम है खाना डिलीवर करना। आपने अली को बोला कि अली आपको ना एक पिज़्ज़ा डिलीवर करना है। उसके बॉस ने उसको बोला कि आपको पिज़्ज़ा डिलीवर करना है 5 किलोमीटर वेस्ट के अंदर। ठीक है, अली को एक पिज़्ज़ा डिलीवर करना है 5 किलोमीटर वेस्ट के अंदर। तो अली ने क्या किया, अली ने सुना कि भाई मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करना है 5 किलोमीटर के ऊपर। वेस्ट उसने नहीं सुना क्योंकि इसको जल्दबाजी थी। तो अली जज्बाती होके चला गया 5 किलोमीटर ईस्ट। 5 किलोमीटर ईस्ट चला गया, वहाँ पे इसको गड्ढा मिला क्योंकि कराची का था और ये गड्ढे में जाके गिर गया। सही, ये वापसी आया अपने बॉस के पास। बॉस ने इसको चपेड़े लगाए कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें 5 किलोमीटर वेस्ट जाना है, तुमने डायरेक्शन सुनी नहीं। तो हमें यहाँ पे पता चला कि जब डायरेक्शन हम लोगों को नहीं मालूम होती तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पे एम्बिगुअस हो जाती है। और जब वेक्टर क्वांटिटी एम्बिगुअस हो जाती है तो हमारे पास हमारी जो टोटल डेटा होता है वो हमारे पास सफिशिएंट नहीं रहता। हाँ, वहाँ पे जाके हमारी कैलकुलेशन हो जाती है ऑब्वियसली। जैसे आपने यहाँ पे देखा ये बंदा गड्ढे में गिर गया। इसको करना क्या था, इसको हमारा पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। अब क्या हुआ, अब इसके बॉस ने बोला कि तुम डिलीवरी करने तो नाकाम आदमी हो, तुम एक काम करो, तुम हमारे पास ओवन रूम में जाओ और तुम मेक श्योर करो कि जितने भी पिज़्ज़ा हैं वो 200 जूल के ऊपर हीट हो रहे हैं। जितने भी पिज़्ज़ा है हमारे पास वो 200 जूल के ऊपर हीट हो रहे हैं। अब अली ने बोला कि लास्ट टाइम मेरे जो क्या कहते हैं डायरेक्शन थी उसको नहीं सुन पाया था, मैं जो डायरेक्शन थी उसको समझ नहीं पाया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं होशियारी करता हूँ, मैं बॉस से पूछता हूँ कि मुझे पिज़्ज़ा को कहाँ से हीट करना है। क्योंकि हो सकता है कि पिज़्ज़ा को अगर मैं राइट से हीट करूँ, लेफ्ट से हीट करूँ, ऊपर से हीट करूँ, नीचे से हीट करूँ तो हमारे पास आउटकम डिफरेंट है। अली ने बोला सर मैं इसको 200 जूल की एनर्जी कहाँ से पहुँचाऊँ, मैं ऊपर से पहुँचाऊँ, नीचे से पहुँचाऊँ, लेफ्ट से पहुँचाऊँ, राइट से पहुँचाऊँ। तो आपको क्या लगता है सर ने क्या जवाब दिया होगा? आपको क्या लगता है उसके बॉस ने उसको क्या जवाब दिया होगा? जाहिर सी बात है जलील क्या होगा। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग उसको ऊपर से दें, नीचे से दें, दाएं से दें, बाएं से दें, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का ना डायरेक्शन मैटर नहीं करती। जबकि यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी जहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती थी। तो ये फ़र्क होता है स्केलर और वेक्टर के दरमियान। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जिनके अंदर हमारे पास डायरेक्शन मैटर नहीं करती, बगैर डायरेक्शन के भी आपका डेटा कंप्लीट होता है। वेक्टर क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करता है। मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन दोनों के बगैर या फिर किसी एक के भी बगैर हमारे पास हमारा डेटा इनकम्प्लीट होता है। दैट विल लीड टू मिस कैलकुलेशंस। सही है। होपफुली स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। सही है। अब हम लोग समझते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, इन वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सही, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ना है कि इन वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमेशा याद रखना वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन दो तरह से की जा सकती है। पहला तरीका होता है हमारे पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन वाया सिंबल्स। सही है। हम लोग सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में हमारी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादातर सिंबल्स के थ्रू होगी। अच्छा, जब हमें सिर्फ ये बताना होता है कि कोई वेक्टर डायरेक्शन बता रहे हैं या फिर कोई वेक्टर डायरेक्शन रखता है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस। और अगर हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना होता है तो हम लोग उसके आसपास में दो डंडे खड़ी कर देते हैं। ये हमारे पास स्पेसिफिकली डायरेक्शन बताता है और ये हमारे पास डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताता है। और ये मेजरली किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ होता है। सही है। और जब हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जब ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं तो इनका आंसर 1 आता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है, सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्शन भी है। मगर अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो हम लोग हमेशा इसको डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम मैग्नीट्यूड के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इस वाले वेक्टर के पास डायरेक्शन नहीं है या फिर इस वाले वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड नहीं है।
सही है। और ग्राफिकली वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्राफिकली वेक्टर्स को विद अ एरो रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एरो की जो बॉडी होती है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, और इस एरो की जो वो होता है, सर होता है, हेड होता है, ये हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन बताती है। सही है। तो जो बॉडी होगी ये बताएगी मैग्नीट्यूड कितने, और ये जो एरो का हेड होगा वो बताएगा डायरेक्शन कौन सी है। सही है। अच्छा, एक चीज़ जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि यहाँ पे ना, लेट्स से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोगों ने ऐसे लिखा। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो सिंबल होता है वो ई होता है, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो ई के ऊपर एरो आ गया वेक्टर वाला। अब बच्चे बोलते हैं अगर इसके ऊपर एरो यहाँ पे तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लाइन यहाँ पे जाएगी। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे भी जा रही हो ना, मतलब लेफ्ट की तरफ भी जा रही हो, तब भी एरो की डायरेक्शन जो हमारे पास इसके ऊपर होगी, एरो की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सिंबल के ऊपर होगी वो तब भी राइट पे जाएगी। ये वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर है वो सीधा हाथ पे। ये सिर्फ ये बताते हैं हमारे पास जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन राइट साइड पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई कैद नहीं है। सही है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, ग्राफिकली कैसे करते हैं? ग्राफिकली वी आर एरो। एरो की हमारे पास जो लेंथ होती है वो हमें बताती है कि हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, और एरो का जो हेड होता है वो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बताता है। सही है। अच्छा, अब ना हमारे पास वेक्टर्स की बहुत सारी टाइप्स होती है। वेक्टर्स की बहुत सारी टाइप्स होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, अनइक्वल वेक्टर्स होते हैं, और फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्सेल वेक्टर्स होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ना दो वेक्टर्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे। वन इज अ यूनिट वेक्टर, और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेल वेक्टर। यूनिट वेक्टर इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर का हमारे पास आगे जाके काम आएगा, और एक्सेल वेक्टर इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि जब आप पढ़ोगे चैप्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वहाँ पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ा दूँ, ताकि जब आप वो वाला चैप्टर पढ़ो तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन है। अच्छा, ये पढ़ाते हुए ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि हमारे पास जब भी हम लोग एक्सियल वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की डायरेक्शन हो सकती है। या तो हम लोग बात कर सकते हैं हमारे पास क्लॉकवाइज, सही, या फिर हम बात कर सकते हैं हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। या तो हम लोग बात कर सकते हैं क्लॉकवाइज, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, या तो हमारे पास जो वेक्टर होगा वो क्लॉकवाइज होगा, या फिर हमारे पास जो वेक्टर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी हमारे पास यू मूव कर रही है, अगर हमारे पास बॉडी हमारे पास यू मूव कर रही है और बॉडी के अंदर बेशक टर्न है, हमारे पास डायरेक्शन चेंज नहीं हो, क्योंकि बॉडी की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। और अगर हमारे पास बॉडी यू मूव कर रही है, जाहिर सी बात है हमें टर्न दिख रहा है, एक कर्वेचर दिख रहा है, मगर कर्वेचर की वजह से हमारे पास बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। सही है। इसका क्या मतलब है? अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन है, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो एंटी क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन है। ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बताना इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर पढ़ते हैं, और मैं बच्चों को बताता हूँ कि बच्चों ये बात याद रखना कि जब भी हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी होती है, राइट। टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी के हम लोग बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल है भी कि डायरेक्शन चेंज हो, ऐसा पॉसिबल नहीं भी है कि डायरेक्शन चेंज ना हो। सही है। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये नहीं कि अगर बॉडी यहाँ पे तो आप टेंजेंट बना के इसकी डायरेक्शन निकालना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन दो किस्म के, हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो दो किस्म के, एक हमारे पास क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। अलबत्ता जब हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तब हाँ, तब ज़रूरी है कि हमारे पास हर डायरेक्शन के ऊपर अलग टेंजेंट मिले, तो हल्का सा भी शिफ्ट हमारे पास डायरेक्शन चेंज करता है। बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटीज हमारे जो पॉसिबल डायरेक्शन वो होती ही दो हैं, तो अगर बॉडी क्लॉकवाइज जा रही है या फिर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी, और अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। सही है। ये बात एक छोटा सा रिलेशन बन रहा था हमारा, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि हम लोग क्यों कहते हैं कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अलबत्ता टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा मौजूद होता है ड्यू टू द लीनियर एक्सेलरेशन जो कि हमारे हर टेंजेंट पे बनता है। खैर, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ हम लोग हमारे पास यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का मेनली जो काम होता है ना वो हमारे पास डायरेक्शन बताना होता है। यूनिट वेक्टर को बेसिकली हम लोग डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास एक क्वांटिटी है, अब हमें पता करनी है उस क्वांटिटी की डायरेक्शन कहाँ है, तो हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। और यूनिट वेक्टर निकालते किस तरह से हैं हम लोग कि हम लोग अपनी चीज़ लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है वेक्टर ए, सही है, हमारे पास है वेक्टर ए।
अब हमें वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो स्मॉल ए से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से। और निकालने का तरीका क्या है? हम लोग वेक्टर का जो डायरेक्शन होगी उसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सही है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपस में डिवाइड कर देंगे। अब मैंने आपको कहा था इस वेक्टर के बाद में मैग्नीट्यूड होगा और इसके बाद भी है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगी? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बचेगी। सही है, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास कौन सा वेक्टर होता है? ऐसा वेक्टर जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताए, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्विवेलेंट टू 1 होता है। सही है, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स अगर हम लोग देखो, अब बेसिकली क्या होता है, हमारे पास अगर कोई वेक्टर है उसके बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, ऐसे करके बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। अलबत्ता हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा क्या कहते हैं, किसी ना किसी एक्सिस पे होते हैं। सही है, कंप्लीटली किसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस। अगर कोई हमारे पास वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसे हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हम लोग उसे के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सही, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई जेड एक्सिस पे लाई करेगा यानी हमारे पास स्पेस में लाई करेगा तो उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे। सही, ये बात हमें समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को रेजोल्यूशन समझाता हूँ, रेजोल्यूशन के बाद मैं आपको कंपोनेंट समझाता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने बात बस इतनी याद रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई भी फोर्स होती है, कोई भी फोर्स या फिर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो किसी एक प्लेन में लाई नहीं करती, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस में लाई कर रही है या ये वाई एक्सिस में लाई कर रही है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फोर्स तो जो हमारे पास यहाँ पे लाई करे, दोनों के बीच में लाई करे, या फिर दोनों से किसी एंगल पे लाई करे। तो ऐसी फोर्स का कोई ना कोई हमारे पास एक्स कॉम्पोनेंट होगा, कोई ना कोई वाई कॉम्पोनेंट होगा। ये बात समझ में आई? जब भी हमारे पास कोई भी फोर्स हमारे पास किसी स्पेसिफिक एक्सिस पे लाई नहीं करती, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी किसी स्पेसिफिक एक्सिस पे लाई नहीं करती, तो उसका हमारे पास एक्स कंपोनेंट भी होता है और वाई कंपोनेंट भी होता है। और अगर वो हमारे पास 3 एक्सिस पे लाई करी तो जे आई कंपोनेंट भी होगा, जेड कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, अब बेसिकली ना ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे पास इस फोर्स के बंटवारे होते हैं। लेट्स से हमारे पास ये है 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन में से 30 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे चली गई और हमारे पास हमारी 70 न्यूटन यहाँ पे चली गई। तो ये ना बेसिकली हमने इस फोर्स को तोड़ दिया, जिसको हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं। थोड़ी देर बाद यही पढ़ेंगे। हमने इसको तोड़ दिया तो इसको कंपोनेंट बना दिए। अब क्या होगा, अब ना हम क्या करेंगे, हम इन कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे ताकि हमारे पास एक रिजल्टेंट आ जाए। हमारे पास जब हमें इस वाली वैल्यू को पूरा निकालना है तो हमने जाहिर सी बात है, अगर हमने एक हम लोगों ने लकड़ी के हिस्से को लिया, उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया तो उसके टुकड़े हो गए। अगर वही 2 हिस्सों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? वापस से वो लकड़ी बन जाएगी। सही, तो उसी तरह किसी भी फोर्स के जो कि किसी एक एक्सेस पर लाई नहीं करी, उसके कंपोनेंट बन जाएंगे। रेजोल्यूशन वेक्टर के अंदर हम लोग इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सही, तो इन कंपोनेंट्स को जोड़ के हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाता है हमारा कंप्लीट रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये कॉस थीटा वो एंगल कहा जाता है जो कि हमारे पास वेक्टर का बनता है बिटवीन द एक्सिस। सही, अब हमारे पास ये आ गया। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने आपको पढ़ा दी ताकि हम लोग जब रेजोल्यूशन फैक्टर पढ़े तो आपको कंपोनेंट का थोड़ा बहुत अंदाजा हो। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तब भी खैर है, हम लोग जब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन फैक्टर पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। सही, अब ना बेसिकली ये होता है कि हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स से हमारे पास एक डब्बा है। इस डब्बे को हम लोग खींच रहे हैं विद अ फोर्स दैट इज ऑफ 20 न्यूटन। सही, अब मैंने आपको बताया कि जब भी कोई वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में ना लाई करता तो उसका जो हमारे पास कंपोनेंट होगा वो तमाम प्लेन में होगा। वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे भी होगा, वाई एक्सिस पे भी होगा। सही है, ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास इसके और भी कंपोनेंट्स हो, राइट? हमारे पास इसके यहाँ पे भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे ही हो। मगर हम लोग जब रेजोल्यूशन वेक्टर पढ़ते हैं, मतलब हम लोग जब वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन वेक्टर। जब हम लोग ये पढ़ते हैं तो हम लोगों ने हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि हम लोग को रेजोल्यूशन वेक्टर पढ़नी है इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। सही, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन वेक्टर्स पढ़ने। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, जब भी हम लोग वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो हमें एक बात का ख्याल रखना है कि जो कंपोनेंट्स हो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो।
वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। इसके मायने ये हुए कि अगर हमारे पास जो कंपोनेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास जो बीच में एंगल बन रहा है ये बन रहा है 90 डिग्री। तो जब भी हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स करते हैं तो हमारे पास 3 बनते हैं कंपोनेंट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अलबत्ता जेड एक्सिस हमारे सिलेबस के अंदर इतना इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हम लोग स्पेस के अंदर हम लोग मैग्नीट्यूड की डिवीजन नहीं पढ़ रहे। तो हम लोग को दिमाग में क्या रखना है, हमारे दिमाग में रखना है कि जब भी हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वेक्टर, तो वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन वाई एक्सिस, कंपोनेंट वेक्टर इन एक्स एक्सिस। सही है। अच्छा, अब इनको इंडिविजुअली कैसे निकाला जाए? फॉर एग्जांपल हमें पता करना है कि हमारे पास जितनी भी फोर्स लगी वो एक्स एक्सिस पे कितनी लगी और वाई एक्सिस पे कितनी लगी। तो हमें क्या करेंगे, हमने जो टोटल फोर्स हमारे पास लगी थी, हमारे पास जो टोटल फोर्स लगी थी, हम उसके बंटवारे कर देंगे। हम उसका बंटवारा कर देंगे कैसे, कि जो भी फोर्स हमारे पास एक्स एक्सिस पे लगती है यानी ए एक्स होती है, उसका फॉर्मूला होता है ए कॉस थीटा, और जो भी फोर्स ए वाई एक्सिस पे लगती है उसका कॉम्पोनेंट होता है ए साइन थीटा। अच्छा, ये अगर आप लोग के दिमाग की कोई बत्ती जली ना, तो आप लोगों को एक बात याद आई होगी कि जब हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा है, तो हमने कहा था कि वर्क बेसिकली क्या होता है, दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी, उसकी वजह मैंने आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी वजह आप लोगों ने क्या पढ़ी होगी, उसकी वजह आप लोगों ने ये पढ़ी होगी कि जब भी हम लोग किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो कंप्लीट फोर्स उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं कराती, बल्कि वो हिस्सा फोर्स कराते हैं जो कि पैरेलल होता है बॉडी के मोशन से, वो हिस्सा फोर्स कराते हैं दैट इज़ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी। और हमने इसको हमेशा एक्स एक्सिस में पढ़ा है, तो हम लोग कहते हैं हमेशा जो बॉडी के पैरेलल होता है, यानी जो बॉडी के एक्स एक्सिस पे होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एफ कॉस थीटा जो होता है, फॉर्मूला भी यही होता है ना कि एफ एस कॉस थीटा। तो एक्स एक्सिस जो फोर्स का होता है, जो फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कराता है, और जो वाई कंपोनेंट होता है वो हमारे पास ज़ाया हो जाता है। सही। तो यही चीज़ हम लोग वापस से पढ़ रहे हैं रेजोल्यूशन फैक्टर की। हमने रेजोल्यूशन फैक्टर में बोला कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी प्लेन के अंदर नहीं, बट हम लोग किसी भी एंगल पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो फोर्स होती है, जो वो फोर्स लगाता है, वो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। वो कंपोनेंट जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में, उनको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कंपोनेंट्स होता है अगर हम उनको वापस जोड़ दें तो हमारे पास हमारा रिजल्टेंट निकल जाता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है इनिशियल वेक्टर के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 न्यूटन के बराबर आएगा। अब ये होता कैसे है, याद रखना कि जब भी हम लोग वेक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं, स्पेशली उन वेक्टर्स को जो कि सेम प्लेन में लाई नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 15 न्यूटन हमारे पास लेट से आई कैप में, और हमारे पास 5 न्यूटन हमारे पास जे कैप में। तो इतना आसान नहीं इन दोनों को आपस में ऐड करना, तो इसको हम लोग अर्थमेटिक रूल से ऐड नहीं कर सकते। इसको हम जिस तरह से ऐड करते हैं वो हमारे पास होता है हमारा क्या कहते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सही है। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का जो मैंने आप लोगों को ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था रिजल्टेंट निकालने के लिए, वो असल में ये था कि हम लोग a² + b² + 2ab cos थीटा करते हैं। ठीक है। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जब भी हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो जो cos थीटा की वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो cos क्या हो जाएगा 90। सही है। cos की वैल्यू आ जाएगी 90। जब cos की वैल्यू 90 आ गई, इसका मतलब ये है कि जो पूरी एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि cos 90 हमारे पास हो गया 0 और ये हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन 0 हो गई। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया a² + b²। ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, हमारे पास फॉर्मूला बना a² + b²। तो जब भी आप लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करोगे तो आपको ये पूरा फॉर्मूला नहीं, आपको बस इतना फॉर्मूला याद करना है। अलबत्ता अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है और किसी और कंपोनेंट की बात कर ली, तो हाँ हमारे पास ये वाला फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। होपफुली यहाँ तक बात क्लियर होगी। सही। अच्छा, अब लेट्स से कि हमें डायरेक्शन निकालनी है इस वेक्टर की, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास tan इनवर्स ay/ax = थीटा। तो जब हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगी। अभी तक जो पढ़ा उसको हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पा देंगे। हमने पढ़ा कि वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, और अगर हम लोग किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर दें,
डिसॉल्व कर दें तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है, सही है, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। अब इसके कंपोनेंट्स को जोड़ दे तो वापस हमारे पास रिजल्टेंट आ जाते हैं जो कि इनिशियल वेक्टर के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन हम लोग अगर किसी वेक्टर को तोड़ दें तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। ये कंपोनेंट मिनिमम 2 होते हैं, ये कंपोनेंट मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम ये इन्फिनिट हो सकते हैं। और ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इन्फिनिट हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें तो ये बात लाजिम है कि हमारे पास जो वेक्टर्स हो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, वे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब म्यूचुअली 90 डिग्री के एंगल पे हो। जब वो म्यूचुअली 90 डिग्री के एंगल पे होंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हो सकता है, वाई एक्सिस पे हो सकते हैं, जेड एक्सिस पे हो सकता है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो जो वेक्टर एक्स एक्सिस पे होगा उसका एक अलग कंपोनेंट होगा, जो वाई पे होगा उसका एक अलग कंपोनेंट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारे पे फोर्स टूट रही है उसका कुछ हिस्सा एक्सिस को मिलेगा और उसका कुछ हिस्सा वाई एक्सिस को मिलेगा, सही है। एक्स एक्सिस का निकालने का फॉर्मूला है ए एक्स कॉस थीटा और वाई का निकालने का तरीका है ए वाई साइन थीटा, ठीक है। एक बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा कॉस थीटा लगे और वाई एक्सिस पे हमेशा साइन थीटा लगे। आपकी स्टडीज़ में आपके लेवल पे 99.9% ऑफ द टाइम आपका एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा लगेगा और वाई एक्सिस पे साइन थीटा लगेगा। बट जब हम लोग इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा नहीं लगता। कॉस थीटा तब लगता है जब हमारे बेस से हम लोग उसको रेफर करते हैं और 90% ऑफ द टाइम हमारे पास जो सवाल आता है वो बेस से रेफर करके आता है एक्स एक्सिस के लिए, और 90% ऑफ द टाइम जब भी हमारे पास सवाल आएगा वाई एक्सिस के लिए तो परपेंडिकुलर से रेफर होगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास वेक्टर के अंदर दो इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में। द फर्स्ट वन इज़ डॉट प्रोडक्ट एंड द सेकेंड वन इज़ क्रॉस प्रोडक्ट। एक एक करके जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। हमारे पास वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट निकल सकता है। जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स क्या कहते हैं मल्टीप्लाई होकर, जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर एक वेक्टर नहीं बल्कि एक स्केलर क्वांटिटी दें, तो इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर हमें एक स्केलर क्वांटिटी दें, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, सही है। इसकी मिसाल होती है हमारे पास वर्क। हमने पढ़ा है एफ डॉट एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वर्क, जो कि हमें पता है एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा हम लोग हमेशा कॉस थीटा यूज़ करेंगे। सही है। अच्छा, अब हम लोगों को ये तो पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। डॉट प्रोडक्ट की ना कुछ हमारे पास समझ लो शर्तें होती हैं, कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी हमें मालूम होनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कान एक तरफ से पकड़ो या दूसरी तरफ से पकड़ो, बात एक ही है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, सही है। एक और चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट अगर हमसे पूछा जाए, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सही है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक बात यह रखना कि डॉट प्रोडक्ट को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने वेक्टर्स को किस अरेंजमेंट में रखा है। डॉट प्रोडक्ट हर अरेंजमेंट में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। जब यही चीज़ हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करने की ये शर्त है कि वेक्टर प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ तब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है जब हमारे पास जो अरेंजमेंट हो वो परफेक्ट हो। अगर हमारे पास अरेंजमेंट में थोड़ी बहुत चीज़ें भी ऊपर नीचे हो गई ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं होगा, सही है। उसके बाद अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कॉस थीटा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 90 डिग्री तक ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, 90 डिग्री पे ही 0 हो जाएगा, और 90 से लेके 180 डिग्री तक ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे पास
इसके अंदर कुछ और चीज़ रहती है। हाँ, इसका बस हमारे पास एंगल निकालना बाकी है, और इसका एंगल हम लोग किस तरह से निकालते हैं। इसका एंगल निकालने का तरीका यह होता है कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ये होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉन्सेप्चुअल इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, अलबत्ता हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, हमें ये पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो क्या आता है, स्केलर आता है, वेक्टर आता है। सिमिलरली हमें इसका जो एंगल निकालना होता है बिटवीन द वेक्टर्स, हमें ये निकालना आना चाहिए। दैट्स प्रीटी मच डॉट प्रोडक्ट। आप लोगों को ये भी बात मालूम होनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स क्या होती हैं। जैसे कि वर्क हो गई हमारे पास, वर्क हो गया हमारे पास, हमारा वो हो गया एनर्जी हो गई, पावर हो गई, तो ये सारी हमारा डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। सही, अगेन रिवाइज कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट को। डॉट प्रोडक्ट को हमने कहा कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई, जब हम लोग दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर स्केलर है। इसके अंदर हम लोग कॉस थीटा को यूज़ करते हैं फॉर्मूले के अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा एफ डॉट एस कॉस थीटा। सिमिलरली हम लोग कहते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अनइक्वल हमारे पास बगैर किसी भी कंडीशन के फॉलो करता है। इसका जो एंगल निकालने का तरीका होता है ये होता है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हम लोग एक्सेस के ऊपर देखें तो हमारे पास होता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। हम लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए डॉट ए कर दें हम लोग, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो दोनों डॉट प्रोडक्ट्स, दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स का स्क्वायर आएगा, मतलब प्रोडक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए को आपस में ए से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के, सही है, अगर हम लोग ये करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास 1 आएगा। यानी अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा, और अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी आई डॉट जे या फिर आई डॉट के या फिर आई जे डॉट के, सही, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब भी आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है, लेकिन अगर हम लोग इनको एक दूसरे के दरमियान मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, सही है। अब हम लोग आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जब हम लोग वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, जब हम लोग वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है वो भी एक वेक्टर है। इसकी एग्जांपल है टॉक, सही है। यहाँ पे हम लोग साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम लोग कौन सा थीटा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा, सही। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना ये हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, सही है। ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। इंस्टेड क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव बी क्रॉस ए, मतलब जो भी हमारे पास ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट होता है ना उसका नेगेटिव हो जाता है बी क्रॉस ए। लेकिन हमारे पास मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आता, सही है। ये नेगेटिव हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप बोलो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्विवेलेंट है बी क्रॉस ए के, तो आप बिल्कुल ठीक हो। यानी हमारे पास जब हम लोग ए क्रॉस बी को और बी क्रॉस ए को देखें तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है, मैग्नीट्यूड का फ़र्क नहीं होता। बट फिर भी हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है सिर्फ और सिर्फ तब जब अरेंजमेंट हमारे पास ऑर्डरली हो, सही। हमारे पास वेक्टर बहुत स्ट्रिक्टली अरेंज हो। अगर हमारे पास जो हमारे वेक्टर थे वो स्ट्रिक्टली अरेंज नहीं है तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, सही है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। एक बात याद रखना कि जब लेट से हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने करा ए क्रॉस बी और हमारे पास आंसर आया वेक्टर सी, हमारे पास आया वेक्टर सी। समझो ए ऐसा है, समझो ए का वेक्टर ऐसा है और बी का वेक्टर ऐसा है, ये ए है ये बी है, सही है। अब जो इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, रिज़ल्ट वेक्टर आएगा ना, दोनों के बीच से निकलेगा, सही है। हमेशा याद रखना जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है इन क्रॉस प्रोडक्ट वो दोनों वेक्टर के दरमियान से निकलता है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को ये चीज़ें पता चल गई।
अब हमारे पास क्या रहता है भाई, हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ हमने पढ़ा था, सही। अब इसका जो एंगल निकलता है ना हमारे पास जो एंगल निकलता है, इसके एंगल निकालने का जो तरीका होता है बिल्कुल सेम होता है। थीटा इज टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी, सही। इससे हमें इसका एंगल निकल गया। अब हमें याद है कि जब हमने यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया था, जब हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कराया था, तो हमारे पास आंसर वेक्टर का स्क्वायर आया था। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो आंसर हमारे पास आता है 0। यहाँ पे क्या आया था, स्क्वायर आया था, यहाँ पे क्या आ रहा है